नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी कला के महत्वपूर्ण टॉपिक मध्यकाल की चित्रकला का अध्ययन करेंगे। तो मध्यकाल की चित्रकला का अध्ययन करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी कला के महत्वपूर्ण टॉपिक मध्यकाल की चित्रकला का अध्ययन करेंगे। तो चलिए, मध्यकाल की चित्रकला जो है उसमें अगर देखें तो 10वीं से 15वीं शताब्दी तक 500 वर्षों की जो चित्रकला का उन्नत परंपरा देखा गया है, उसमें पाल शैली, जैन शैली, गुजरात शैली एवं अभ्रंश शैली, इन 4 शैलियों का महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। कहने का आशय यह है कि चित्रकला की उन्नत परंपरा को जीवित रखने का जो श्रेय है 15वीं शताब्दी तक, 10वीं से 15वीं शताब्दी तक इन 4 शैलियों को मिलता है। पाल शैली को, गुजरात शैली को, जैन शैली को, अभ्रंश शैली को। तो चलिए आज अध्ययन करेंगे पाल शैली के विषय में। तो आइए मध्यकाल की चित्रकला के विषय में थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। ये हम लोग डॉक्टर रीता प्रताप के बुक से पढ़ रहे हैं। डॉक्टर रीता प्रताप की जो पुस्तक है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, उसका अध्याय 4 मध्यकाल की चित्रकला यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इसमें मध्यकाल की चित्रकला जो है 700 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक के विषय में यहाँ दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं 10वीं से 15वीं शताब्दी तक जो 500 वर्षों की चित्रकला की उन्नत परंपरा को जीवित रखने का जो श्रेय है वो पाल शैली, जैन शैली, गुजरात शैली, अभ्रंश शैली को जाता है। और अगर देखें तो संस्कृत प्रकृत भाषा के काव्यों, नाटकों, कथाओं आदि अनेक विषयों की कृतियों में चित्रकला के संबंध में जानकारी मिलती है हमें। और यूँ कहें कि राजाओं और विद्वानों और जन सामान्य में चित्रकला का सर्वत्र प्रसार हो चुका था। चारों तरफ चित्रकला का प्रचार प्रसार हो चुका था यहाँ तक आते आते। तो आइए और देखते हैं। तो अगर बात करें कि चित्रकला के विधि विधानों का विस्तार अगर देखें तो हमें भोज का जो है, राजा भोज जो थे 1005 से लेकर 1054 तक इनका शासनकाल था। और इनका एक ग्रंथ था समरांगण सूत्राधार। और सोमेश्वर भूपति जो थे ये 12वीं शताब्दी के थे। इनका एक ग्रंथ था मानस उल्लास। तो इन ग्रंथों को पढ़कर तत्कालीन चित्रकला की समृद्धि का पता चलता है। तो 2 बातें ध्यान से आप समझ लीजिएगा कि भोज की रचना जो है समरांगण सूत्रधार और सोमेश्वर भूपति की रचना जो है वो है मानसोल्लास, इनकी रचना है। और इनके इन ग्रंथों को पढ़कर उस समय के तत्कालीन चित्रकला की समृद्धि का पता लगाया जा सकता है। और हमें क्या देखना है, हमें समझना है इसी प्रकार से सोमदेव व क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी में इनकी जो कृत है कथा सरित सागर में चित्रकला के विषय में बातें कही गई है। और इस ग्रंथ में बताया गया है कि तत्कालीन समाज में चित्रकला के प्रति कितनी गहरी अभिरुचि थी उसके विषय में बताया गया है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, सोमदेव व क्षेमेंद्र की जो कृति है 11वीं शताब्दी में कथा सरित सागर में चित्रकला के प्रति वर्णन देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। पाल शैली जो है उसका अगर रचना काल देखें तो पाल शैली की रचना काल में या पाल शैली का जो है 730 ईस्वी से लेकर 1197 ईस्वी तक माना जाता है पाल शैली को। और अगर पाल शैली की बात करें तो स्थानेश्वर के सम्राट हर्ष व गौड़ राजा शशांक के पश्चात 100 वर्षों तक बंगाल की शासन व्यवस्था बिगड़ रही थी। और इसी बीच 730 से 740 के मध्य में जनता ने विद्रोह आरंभ कर दिया
और बंगाल की जनता ने गोपाल नामक व्यक्ति को चुनकर अपना राजा घोषित कर दिया था। इस प्रकार बंगाल में शांति एवं पाल राजवंश की स्थापना हो गई थी। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि हम पाल शैली पढ़ रहे हैं तो इसका संस्थापक पूछा जा सकता है। इसके बाद राजा गोपाल जो थे बंगाल में पाल वंश के प्रथम शासक कहलाए और इन्होंने अपने सीमा का विस्तार करना शुरू कर दिया। गोपाल के पश्चात उनका उत्तराधिकारी जो पुत्र था धर्मपाल था। वेरी इंपॉर्टेंट है। धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। धर्मपाल ने विद्या अध्ययन के लिए धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे ये, और विद्या अध्ययन के लिए भागलपुर में विक्रमशिला महाविद्यालय का निर्माण किया था। ठीक। और धर्मपाल के जो पुत्र थे उनका नाम था देवपाल। देवपाल भी अपनी सीमा का विस्तार किए और चित्रकला एवं मूर्तिकला के उन्नायक के रूप में इनको माना जाता है। आगे देखते हैं पाल शैली का नामकरण कैसे हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाल राजा जो थे बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और इन्हीं के राजाओं के नाम पर इसका नाम पाल शैली पड़ गया। और अगर देखें इतिहासकारों के विषय में तो लामा तारानाथ ने लिखा है कि 7वीं शताब्दी के पश्चिम भारत में जिस चित्रशैली का निर्माण हुआ था उससे भिन्न 9वीं शताब्दी के पूर्वी भारत में बंगाल में एक नवीन चित्रशैली का उदय हुआ जो पूर्वी शैली कहलाई, लेकिन नाम भी उचित ना लगा, क्योंकि पाल शैली की उन्नति की विषय में अगर केवल पाल राजा ने अपना योगदान दिया था, इसलिए इसका नाम पूर्वी शैली से इसका नाम हटकर पाल शैली पड़ गया। तो कई विद्वानों ने कई प्रकार से इसका नाम दिया है, जैसे हेनरी रूबिसो ने इस शैली को बिहार शैली कहा है। इस वेरी इंपॉर्टेंट है। पाल शैली को बिहार शैली किसने कहा है? तो हेलन रूबिसो ने। ठीक, क्योंकि ये शैली इसलिए इन्होंने ऐसा नाम दिया क्योंकि ये बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बंगाल आदि क्षेत्रों में पनपी थी, इसलिए हेनरी रूबिसो ने बिहार शैली इसका नाम दिया। ठीक, तो कुछ लोगों ने पाल शैली नाम दिया। हाँ, इसके जो महत्वपूर्ण कलाकार थे तो धीमान और उसका पुत्र बितपाल था। तो पाल शैली के जो महान कलाकार हैं धीमान और उसका पुत्र बितपाल हैं। इस शैली को पनपने में इन्होंने बहुत योगदान दिया था। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पाल शैली के महत्वपूर्ण कलाकार कौन हैं? धीमान और उसका पुत्र बितपाल। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं बंगाल, बिहार और नेपाल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं, बंगाल है, बिहार है और नेपाल है। और बंगाल के पटचित्र जो थे वो बंगाल के चित्रों में प्रचलन था, निर्माण वो जो करते थे अशिक्षित और व्यवसायी थे। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। केवल इतना ही समझने की बात है कि पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र बंगाल और बिहार और नेपाल था। आगे देखते हैं पाल शैली चित्रों की विशेषता क्या थी, क्योंकि विशेषता से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पाल शैली के जो चित्र थे अधिकांश पोथियों में प्राप्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पाल शैली के जो अधिकांश चित्र हैं पोथियों से प्राप्त होते हैं और यह बंगाल के पटचित्र से मिलते जुलते हैं। बंगाल के पटचित्र भी इसको कहा जा सकता है। और इसमें लाल, सिंदूर, हिंगूल, महावर, नीला, लाजवर्द या नील, सफ़ेद खड़िया, काले रंग को काजल से ठीक तथा मूल रंगों के मिश्रण से बनाए गए गुलाबी, बैगनी तथा फाकताई रंगों का प्रयोग किया जाता था इनके चित्रों में। और मानवाकृतियों में अधिकतर सवा चश्म के चेहरे बनाए जाते थे। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि पाल शैली में अधिकतर जो चेहरे बनाए जाते थे सवा चश्म के चेहरे बनाए जाते थे। और सिर जो होते थे चपटे बनाए जाते थे, नाक लंबी, परले गाल, ठीक निकली हुई, बड़ी बड़ी आँखें, कर्ण स्पर्शी वक्र रेखाओं से बनाए जाते थे। और इसके बाद चित्रों की रेखाएं अगर देखें तो काले रंग से बनाई जाती थी और ऐसा प्रतीत होता था कि तूलिका की जगह निब का प्रयोग होता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, तूलिका की जगह निब का प्रयोग किया जाता था। ठीक, और काले रंग की रेखाओं से बनाए जाते थे। तो रेखाओं का प्रवाह तो
परंतु मोटाई की क्रमिक उतार चढ़ाव नहीं था। इस दृष्टांत से चित्र में अलंकारिकता का पर्याप्त समावेश किया जाता था। ठीक, तो इसके बाद जो पाल शैली है, यह पोथियाँ उत्तम प्रकार के ताल पत्रों को छाया में सुखाकर बनाए जाते थे और पत्रों को तैयार किया जाता था। इसकी लंबाई लगभग 22 इंच तथा चौड़ाई 2 इंच होती थी, जिस पर महायान देवी देवताओं या भगवान बुद्ध से संबंधित चित्र बनाए जाते थे। तो पाल शैली से संबंधित विशेषताएं इनका हम लोगों ने देखा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अगली शैली पढ़ेंगे गुजरात शैली के विषय में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको आप कहीं नोट कर लीजिए और बार बार उसको दोहराइए, क्योंकि यहीं से प्रश्न उठते हैं। तो गुजरात शैली इसके अगले वाले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।